नमस्कार। भारतीय राजनीति में गठबंधन का गणित अक्सर हितों के टकराव पर आकर टिक जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस इंडी अलायंस को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई थी, आज वह बिखरता नजर आ रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी की रणनीति, जिसे वह 2029 की तैयारी मान रहे थे, अब उनके सहयोग के लिए नाराजगी नहीं बल्कि दुश्मनी का कारण बन गई है। गठबंधन के साथी पार्टियां अब कांग्रेस की कार्यशैली से इस कदर नाराज है कि लोकसभा के भीतर का पूरा समीकरण बदलने लगा है। राहुल गांधी ने सोची चालाकी कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, हर जगह अपने पैतरे चलेंगे और विपक्ष की पार्टियों के आंखों में धूल झोंककर कांग्रेस को अकेले सबसे मजबूत पार्टी बना लेंगे। लेकिन यह पैतरा राहुल गांधी और उनकी टीम चल रहे थे तो दूसरी तरफ विद्रोह की आग ऐसी भड़की कि तमिलनाडु से लेकर केरल, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक हर जगह पर इंडिया अलायंस के पार्टनर अब कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। कांग्रेस की चालाकियों का जवाब देने लगे हैं। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि नहीं, अब हम इंडिया अलायंस के पार्टनर नहीं हैं, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर हम राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते। वो कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं, क्योंकि यह परंपरा है। सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में रहेगी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उसी पार्टी को, नेता को दी जाएगी। संसद के भीतर राहुल गांधी की स्थिति अब दोराहे पर है। संवैधानिक रूप से सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एलओपी के पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास 99 सांसद है, जो 10% अनिवार्य आंकड़े के करीब है। लेकिन विपक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष में एक सूक्ष्म अंतर है। नेता प्रतिपक्ष एक आधिकारिक पद है, जबकि विपक्ष का नेता वह होता है जिसे पूरा विपक्ष खेमा अपना प्रतिनिधित्व मानता है। अब स्थिति यह है कि डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखे जा रहे हैं कि ये दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। विपक्ष में अब एक थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो विपक्ष के कुल 234 सांसदों में से लगभग 121 सांसद अब कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र गुट बनाने की तैयारी में है। यदि यह मोर्चा एकजुट होता है तो राहुल गांधी के पास केवल कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियों के 103 से 104 सांसद ही बचेंगे। और अगर सदन में कोई चर्चा होगी तो विपक्ष के खेमे की तरफ से यानी एकजुट होकर यह नहीं कहा जाएगा कि विपक्ष में 234 सांसद है, कांग्रेस के 99 है, और उस विषय पर चर्चा के लिए कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को, यानी जो सत्ता के साथ नहीं है, एनडीए का पार्टनर नहीं है, उन सब पार्टियों को विपक्ष की भूमिका में रखा जाए, क्योंकि यह लोग मुद्दा आधारित समर्थन देने वाली पार्टियां भी हैं। यह विपक्ष के खेमे में राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहना नहीं चाहते। तो ऐसे में यह जो रो का बंटवारा होगा, यानी कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कौन कहां बैठेगा, पहली कतार में बैठेगा, दूसरी कतार में बैठेगा, कितने लोगों को और किस पार्टी के लोगों को जगह दी जाएगी, यह नया मोर्चा लोकसभा के भीतर फ्रंट रो के आवंटन और संसदीय समितियों की अध्यक्षता में कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देगा। दूसरी तरफ जो संसदीय समितियां हैं, उन समितियों में कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को जो विपक्ष में बैठी है, उनका कितना प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, उसे कितनी जगह दी जाएगी, कितनी कमेटियां की अध्यक्षता दी जाएगी, यह निर्भर करता है कि विपक्ष एक साथ होकर किस पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी की स्थिति बिगड़ रही है। 234 लोकसभा में विपक्ष के सांसद है इंडिया अलायंस में, और 234 सांसद अब है नहीं, बिखर चुके हैं। 121 सांसद लोकसभा में जो विपक्ष में बैठा हुआ होता था, अब एक थर्ड फ्रंट की तैयारी में लग चुका है। और कुछ पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर भी दे दिया है कि नहीं, हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना है। और इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई, क्योंकि राहुल गांधी तमिलनाडु में ही सबसे बड़ा विपक्ष के अंदर जो उनके पार्टनर थे, उनके साथ धोखेबाजी की, और उसकी कुछ बिहार से लेकर बंगाल तक सुनाई पड़ी। बंगाल में गठबंधन सहयोगी नहीं होने के कारण चुनाव अलग अलग लड़ा गया। यहाँ टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं था। विधानसभा चुनाव में इन लोगों के बीच गठबंधन नहीं था, तो फिर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। लेकिन ममता बनर्जी इस बात से नाराज तो है ही कि हम कांग्रेस के साथ लोकसभा में क्यों दे, जबकि राज्य के इलेक्शन में कांग्रेस किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होती। तमिलनाडु में यह शुरुआत हुई। स्टालिन ने सबसे पहले राहुल गांधी को धोखेबाज कहा कि ये वो नेता है
जो ब्रदर स्टालिन के नाम पर चारों तरफ तो मेरे साथ घूमता है। एनडीए अलायंस के पार्टनर होने के कारण दिल्ली में कांग्रेस के विपक्ष को सबसे बड़ी पार्टी है। इसके कारण हम इतने सालों तक कंप्रोमाइज करते रहे। पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस एक राज्यसभा सांसद तमिलनाडु से लेकर आया, लेकिन उस समय कांग्रेस ने सेटिंग की, स्टालिन से रिक्वेस्ट किया राहुल गांधी ने कि अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के सांसदों की संख्या 28 जो है वो धीरे धीरे और खिसक जाएगी और 24-25 के आसपास रह जाएगी। ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में है तो उनकी बर्खास्तगी हो जाएगी, क्योंकि 10% सीट होनी चाहिए और अगर कांग्रेस के पास 10% सीट नहीं रहेगी तो फिर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में कांग्रेस के नेता को क्यों दिया जाएगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, इसलिए कम से कम एक राज्यसभा सांसद के लिए कंप्रोमाइज कर लो। डीएमके ने कंप्रोमाइज भी किया, एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? चुनाव परिणाम सामने आए, कांग्रेस ने स्टालिन का साथ छोड़कर विजय का साथ चला गया और लोकसभा में पिछली बार जब 2024 में चुनाव हुआ था 9 सीटें मिली थी कांग्रेस को तमिलनाडु से लड़ने के लिए। डीएमके के गठबंधन सहयोगी होने के कारण और 9 की 9 सीटें जीत गई कांग्रेस। यह परफॉर्मेंस किसी भी स्टेट में कांग्रेस के लिए संभव नहीं था, लेकिन तमिलनाडु में 9 सीटें पर चुनाव लड़ा और 9 की 9 सीटें जीत गई। 22 सीटें पर स्टालिन की पार्टी डीएमके लड़ी, 22 सीटें जीत गई, 39 में से 39 सीटें जीत गई और यह डीएमके का ही नेतृत्व था, स्टालिन का ही था। इसलिए स्टालिन ने कहा अब राहुल गांधी के साथ नहीं, अब राहुल गांधी के साथ नो। और उसके जो लोकसभा में नेता कन्निमोझी है, इन्होंने लेटर लिख दिया और स्पीकर को बोला हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते। अब जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, विपक्ष में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी है, स्टालिन के साथ आजकल अखिलेश यादव का भी बहुत अच्छा बन रहा है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच भी बातचीत हुई कि जैसे मेरे साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ भी यूपी में करेगा। आगे विधानसभा चुनाव आने वाला है, तुमने अपने गठबंधन में देकर 6 सीटें लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में दिलवा दी। यह वही राहुल गांधी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी सीट अमेठी से नहीं बचा पाया और उसे 6 सीटें दिलवा दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। कांग्रेस राहुल गांधी किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो उसका वोट आधार खींचते हैं और कांग्रेस उसी से कुछ सीटें जीतकर मजबूत होती है और फिर हमें आंखें दिखाती है। जब जरूरत हो तो धोखेबाजी करके बाहर चली जाएगी। तो इसलिए विश्वसनीयता खत्म है और ऐसी विश्वसनीयता वाली पार्टी के साथ किस बात का गठबंधन? जब हमें अपने स्टेट में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली में सहयोग क्यों करें? यह बातें अखिलेश और स्टालिन के बीच हुई और उसके बाद यही बात ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई थी, 29 सीटें हैं लोकसभा में टीएमसी की और ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने वाली हैं। लेकिन सक्रियता का मतलब है कि वो इंडिया अलायंस में कोई भूमिका के लिए नहीं कर रही हैं। कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ एक थर्ड फ्रंट मोर्चा बने, इसकी पूरी सुगबुहाट है और ममता बनर्जी उसको लीड करेगी। थर्ड फ्रंट को लीड करने का मतलब है कि कांग्रेस और छोटे मोटे उनकी 2-4 सहयोगी पार्टियां जो इस थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि ममता बनर्जी लीड करेंगी जब कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का टीएमसी दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो थर्ड फ्रंट पे ममता बनर्जी लीड करेंगी, उसमें जो उनके अलावा अभी की स्थिति के अनुसार कांग्रेस और उसके छोटे मोटे सहयोगी पार्टियां, इन सब का आंकड़ा मिला के लोकसभा के अंदर 104-5 ही होगा। लेकिन थर्ड फ्रंट जो एकजुट होकर आएगा उसके पास कम से कम 120 प्लस सांसद होंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके, इनकी बातचीत अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन की तो हो चुकी है और अभी यह जो बातचीत का क्रम आगे बढ़ा वो आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उसके साथ ही बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे के पास भी 9 लोकसभा सीटें हैं, वही शरद पवार की पार्टी, उनकी भी 8 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है कि कांग्रेस धोखेबाज है। राज्यसभा में भी हमने सपोर्ट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक एमएलसी के इलेक्शन होना था, उसमें भी इन लोगों ने पेच फंसाना शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे की सीट पर ही। यह बड़ी अविश्वसनीय पार्टी बन गई है। कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इन लोगों के साथ आ रहे हैं। बीजू जनता दल यह तो इन लोगों के साथ पहले से ही है। तो ऐसी स्थिति जो यह थर्ड फ्रंट बन रहा है, जिसमें से 120 प्लस यानी कि 120-121 सांसद है,
इन सब ने अपने अपने लेटर तैयार कर लिया है स्टालिन के साथ चलने के लिए। बिहार में राजदा भी उसी खेमे में जा रहा है। राजदा भी कह रही है कि कांग्रेस तो बड़ी धोखेबाज पार्टी निकली, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। असेंबली इलेक्शन में इसने ऐसे ही धोखा दिया और लोकसभा में भी धोखा दिया, इसलिए राजदा भी इसी खेमे में आ रही है। और फिर द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां AIDMK भी साथ में है। और बात तो यह चल रही है कि तमिलनाडु की DMK, AIDMK और BJP ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ सकती है 2029 में। और स्टालिन की पार्टी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अब हम लोकसभा में मुद्दा आधारित समर्थन करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आने वाला है। यदि क्षेत्रीय दल कांग्रेस से अलग होकर सरकार के साथ मुद्दों पर खड़े होते हैं तो मोदी सरकार का आंकड़ा सदन में 350 के पार जा सकता है, जिससे संविधान संशोधन जैसे बड़े काम आसान हो जाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2024 के परिणामों के बाद राहुल गांधी निर्वाचित रूप से विपक्ष के नेता बन जाएंगे, लेकिन उनकी चालाकियों ने सहयोगियों को ही दुश्मन बना दिया। आज स्थिति यह है कि सदन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सांसद अकेले खड़े नजर आ सकते हैं। थर्ड फ्रंट की पार्टियां कांग्रेस के मुद्दों का समर्थन करने के बजाय अपनी अलग राह चुनेगी। राहुल गांधी की वो रणनीति जिसमें वह सहयोगी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस को 150 सीट तक ले जाने चाहते थे, अब बैकफायर कर गई है। संसद के भीतर अब राहुल गांधी की विदाई विपक्ष के सर्वोच्च नेता के तौर पर लगभग तय मानी जा रही है। अब लड़ाई अपनी डफली और अपना राग वाली स्थिति में पहुंच गई है, जहां कांग्रेस खुद को अलग थलग पा रही है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।